इंडियन कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं कि उनकी आवाज देश भर में गूंजती है, जिन्होंने 8 चुनाव लड़े, 5 जीते, 3 हारे। ऐसी क्या वजह थी? जिन लोगों की मदद की वही लोग आपके विरोध में उतर आए और आपकी टिकट कटवा दी। मैंने हमेशा बेबाक तरीके से बात की। किसी के भी सामने कोई भी बात कहने में मैंने कभी कोई डर या भय का एहसास नहीं किया। मनोहर लाल खट्टर जी महामंत्री उन दिनों हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे। आपको ये लगा कि इस पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है और आप देखते ही देखते 2005 में कांग्रेस में आ गए। ये सारे नतीजे अच्छे थे, देखते ही देखते आपकी सरकार 2009 में भी रिपीट की, आप चुनाव हार गए। उसकी क्या वजह थी? जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी थी, आपसी मनमुटाव थे, मतभेद थे, वो नहीं होने चाहिए थे। उन दिनों मेरे मतभेद चौधरी बंसीलाल जी से बने थे कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल चौधरी बंसीलाल जी से जो मनमुटाव जो हुआ वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। चौटाला जी के मिसरूल के गलत कामों की जांच करने के लिए और उस कमेटी में सबसे ज़्यादा हिस्सा मैंने लिया था और उस कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही चौटाला जी के खिलाफ वो मुकदमे बने। चौटाला जी के जेल तक जाना पड़ा। अब की दफ़ा इन्होंने 28 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को टारगेट किया। सारे हरियाणा की ईवीएम में गड़बड़ नहीं की गई थी। नमस्कार, क्वेश्चनर में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ इंडियन कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं, यानी कि हरियाणा की बात नहीं बल्कि उनकी आवाज देश भर में गूंजती है और वो आज से नहीं कई दशकों से अपनी नेतागिरी इसी दमखम से चला रहे हैं। नाम है करण दलाल, जिन्होंने 8 चुनाव लड़े, 5 जीते, 3 हारे। दलाल साहब, आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपके बारे में यदि बात करें, आप छात्र संघ से ही जो है राजनीति में आ गए थे, तो किस तरह की ये शुरुआत थी? इस जर्नी को कैसे शुरू किया आपने? ये यादव साहब, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव में ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं खेल कूद में भी मेरी रुचि होती थी और मुझे सौभाग्य है कि उन दिनों मैं हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग चैंपियन रहा अपने वेट में। यूनिवर्सिटी का भी अपने वेट का बॉक्सिंग का चैंपियन रहा जी, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ के गुड़गांव गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव के सभी छात्रों ने फैसला किया कि जो छात्र संघ के अध्यक्ष का जो पद का चुनाव था, सबने मिलकर के मुझे खड़ा किया और उस चुनाव को जब मैं जीता तो निश्चित तौर पर एक जीवन की नई शुरुआत गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव से छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर मेरी शुरू हुई थी। बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं ये समझता हूँ कि जो अनुभव गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव में पढ़ने का, वहाँ के सभी छात्रों के साथ मिलकर के पढ़ाई लिखाई खेल कूद में हिस्सा लेने का और छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के बाद एक उस समय में एक बहुत अच्छी मन के अंदर आगे बढ़ने की एक कामना हुआ करती थी, जिसे परमात्मा ने पूरा किया और आज तक मैं जो भी। उससे पहले आप 89 में दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए लॉ करने के लिए, मतलब वकालत बनने की भी एक ललक आप में थी। लेकिन 91 में आप हरियाणा विकास पार्टी में आ गए और आपने जो है चुनाव लड़ा और पहला ही चुनाव आप जीत गए। तो बंसीलाल जी के संपर्क में कैसे आए? मैं छात्र संघ गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव का प्रधान बनने के बाद रोहतक में एमबीए करने के लिए गया जी। वहां से एमबीए करने के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में से मैंने जो लॉ ग्रेजुएशन करने का काम किया और उसी दौरान मुझे पलवल सनातन धर्म महाविद्यालय की प्रबंध समिति का अध्यक्ष चुना गया। और जब मैं प्रबंध समिति का अध्यक्ष में चुना गया तो उस दौरान और उससे पहले भी चौधरी बंसीलाल जी से, स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह जी से जी आना जाना बना और फिर उनके साथ रह करके हरियाणा की राजनीति में भी प्रवेश करने का मौका मिला। तो चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम करना
जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव मैं मानता हूँ। 91 में आप पहली बार विधायक बने हरियाणा विकास पार्टी से। वो बात अलग है कि सरकार कांग्रेस की थी, चौधरी भजनलाल जो है वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन 96 में हरियाणा विकास पार्टी की सरकार आ गई थी और तब भी आप ही जीते थे। उस सरकार को गिराने वालों की जिस लिस्ट में यदि बात करें तो उसमें आपकी भी चर्चा है, क्या सच्चाई है उसमें? ये सही है कि चौधरी बंसीलाल जी की नेतृत्व में ही, उन्हीं की मेहरबानी से 91 में मैं हरियाणा विकास पार्टी से चुनाव पलवल विधानसभा से लड़ा था, मैं चुनाव जीता। और उससे पहले चौधरी बंसीलाल जी ने मुझे तमाम हरियाणा HVP की यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया था और उस रूह से मुझे सारे हरियाणा के हर शहर और गांवों में बंसीलाल जी के साथ जाने का मौका मिला। 91 से 96 तक जब मैं विधायक रहा तो उस वक्त की चौधरी भजनलाल जी की सरकार का हम विरोध किया करते थे, क्योंकि विपक्ष का प्रमुख भूमिका सरकार के गलत कामों का विरोध करना होता है। और जब वर्ष 1996 में हमारी सरकार बनी, HVP और BJP की संयुक्त रूप से सरकार बनी थी, चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अहम जिम्मेवारियों के पदों से जो कैबिनेट के अंदर मुझे स्थान दिया। और वर्ष 1999 तक हमारा और उनका कैबिनेट का जो काम था वो हरियाणा के अंदर चलता रहा। बहुत बाधाएं आती थी, क्योंकि उन दिनों परमाणु विस्फोट जो वाजपेयी जी ने किया था उसकी वजह से अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए थे और सरकार में कोई पैसे ज्यादा नहीं हुआ करते थे। बंसीलाल जी की सरकार वर्ष 1999 में जो गिरी, उसमें उन दिनों मेरे मतभेद चौधरी बंसीलाल जी से बने थे और उन मतभेदों की वजह से मैंने उनकी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद चौधरी बंसीलाल जी ने मुझे पार्टी से निकालने का काम किया और फिर जब पार्टी से उन्होंने निकाला तो जो 22-23 और विधायक HVP के थे वो भी हमारे साथ बाहर निकले। उन्होंने अलग से विधायक दल बना करके सभी विधायकों ने मुझे विधायक दल का नेता चुना। लेकिन जो बंसीलाल जी से मेरा मनमुटाव हुआ, चाहे उसमें कोई भी कारण थे, लेकिन मैंने हरियाणा की विधानसभा में भी कहा है, आज आपके सामने भी मैं कह रहा हूं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल चौधरी बंसीलाल जी से जो मनमुटाव जो हुआ वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। चाहे उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया था, मुझे उनके विरोध में नहीं आना चाहिए। और ये मेरा ऐसा कटु अनुभव है कि जब हरियाणा में मैं कहीं भी देखता हूं तो अपना अनुभव सुना करके औरों को भी मैं ये कहता हूं कि जो आदमी जहां है वहीं रहे तो उसका सम्मान होता है। जो सब आप पुराने लीडर हैं, कहते हैं कि उस वक्त रामविलास शर्मा, आप, चौधरी जसवंत सिंह, राव नरबीर, जगदीश यादव, ये जो 12-13 लोग थे जो पुराने स्तंभ थे, जो एक कदावर नेता थे, जो मंत्री भी थे, ये सारे एक तो हुए ही थे, लेकिन रामविलास शर्मा को आसाराम बापू ने आशीर्वाद दे दिया था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और वो भी इस भ्रम में थे और वो इस महत्वाकांक्षा में और तेजी से सरकार गिराने में लग गए थे। कितना सच है? वो यादव साहब, कई ऐसी बातें हैं जिनका मैं आंखों देखा गवाह हूं। ये ठीक है, रामविलास शर्मा जी बापू आसाराम जी के कार्यक्रम में चंडीगढ़ के अंदर गए थे, हम भी गए थे। वहां आसाराम जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद जरूर दिया था, लेकिन बंसीलाल जी से मतभेद रामविलास शर्मा जी के उससे पहले ही शुरू हो चुके थे और उसके कई कारण थे। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी भी हरियाणा के एक बहुत बड़े राजनीतिक स्तंभ हैं, उनका अपना कद है, उनका अपना एक नाम है। तो स्वाभाविक तौर पर ही रामविलास जी की बातों को बंसीलाल जी इतना ज्यादा उनकी आपस में नहीं बनती। वो मुख्यमंत्री बनने वाली बात से कोई ऐसा कारण नहीं बना था। उनके मतभेदों के कई और कारण थे जो रामविलास शर्मा जी भी जानते हैं। बंसीलाल जी अभी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बंसीलाल जी हरियाणा के निर्माता हैं,
उनका अनुभव देश में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और देश के बहुत ही उच्च कोटि के नेताओं उनका नाम आता है। रामविलास शर्मा जी, हरियाणा की राजनीति में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो ये स्वाभाविक है कि जब राजनीति में आप विरोध में हैं या संग हैं तो कभी ना कभी आपस में विरोध हो जाया करते हैं। यही बात रामविलास जी की और बंसीलाल जी की। 1999 में आपने ये जो गठबंधन तोड़ा, उसके बाद चौटाला को सपोर्ट किया, सरकार जो है चौटाला की बनी। लेकिन बात करें जब सन 2000 में मेन चुनाव होने थे, एक साल बाद सरकार ने मेन चुनाव करवाए, आपको ना इनेलो से टिकट दिया गया और बीजेपी से टिकट में भी कहीं ना कहीं अड़ंगा डाला। वो आप भी समझ रहे हैं कि इन लोगों ने अड़ंगा डाला और आप वो चुनाव जो है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से लड़े। ऐसी क्या वजह थी? जिन लोगों की मदद की वही लोग आपके विरोध में उतर आए और आपकी टिकट कटवा दी। उसमें यादव साहब सबसे बड़ा अगर रूड़ा इस राजनीति में रहा तो मैं खुद ही रहा, क्योंकि मैंने हमेशा बेबाक राजनीति की। हरियाणा की विधानसभा में या विधानसभा से बाहर, अपनी पार्टी की मीटिंग में या कहीं भी सार्वजनिक सभाओं में मैंने हमेशा बेबाक तरीके से बात की। किसी की भी आलोचना अगर मेरा मन मानता था तो मैं उनकी आलोचना करता था। किसी के भी सामने कोई भी बात कहने में मैंने कभी कोई डर या भय का एहसास नहीं किया। इस वजह से हर पार्टी और हर नेता मेरे नाम से वो पीछे हट जाया करते थे, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में मैंने ये देखा है कि ज्यादा लोगों की बात करने वाला या बेबाक बात करने वाला या सही बात करने वालों से नेता अक्सर राजी नहीं रहते, और यही मेरे साथ हुआ। चौटाला जी उन दिनों विपक्ष के नेता थे जब बंसीलाल जी की सरकार थी, और वो शरेआम ये कहा करते थे कि बंसीलाल जी से जो गुट अलग हट करके आएगा हम उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो जिस दिन रामविलास शर्मा जी के घर पर हमारी पहली संयुक्त बैठक हुई सरकार गिरने के बाद, विधायक दल का नेता चुना गया, तो रामविलास शर्मा जी ने कहा कि भाई देखो अब हालात ऐसे हैं कि हमें चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसका विरोध किया था। मैंने रामविलास शर्मा जी के सभी विधायकों के सामने मैंने कहा कि भी इनका तो ये ऐलान था कि बंसीलाल जी के गुट से अलग हट करके जो लोग आएंगे उनमें से मुख्यमंत्री बनाने में ये सरेआम उनकी मदद करेंगे। तो ऐसा ना करके जो ये खुद मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं ये गलत। रामविलास जी अभी जिंदा हैं, आप चाहें तो उनसे पूछ लेना। और मैंने फिर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश किया था कि भाई जब बंसीलाल जी से हम सब अलग होकर के आए हैं तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायक दल का नेता मुझे बनाया है, तो हम भी मन रखते हैं, हमें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। दलाल साहब एक और चीज जिसे मैं ऐड कर देते हैं, आप ये पूरा किस्सा जो चल रहा है 1999 का, उस दौरान संगठन में भाजपा की तरफ से मनोहर लाल खट्टर की क्या भूमिका थी उस सरकार को गिरने में, क्योंकि आपका अलायंस था? मनोहर लाल खट्टर जी महामंत्री उन दोनों हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, और ये सच बात है कि मनोहर लाल खट्टर जी का उन दिनों कोई वर्चस्व किसी भी तरह का नजर नहीं आया करता था। कोई भी विधायक, हालांकि हमारी संयुक्त सरकार थी, लेकिन कोई भी मंत्री विधायक खट्टर जी से कभी बात तक भी करने की जरूरत महसूस नहीं किया करता था। वो जो भी करते थे पीछे से रह करके संगठन की बातों को करते थे। और उन दिनों भी बीजेपी में दो गुट थे, एक रामविलास जी का गुट था, एक मंत्री थी कमला वर्मा और सीताराम सिंगला जी, एक उनका गुट था। सीताराम सिंगला जी का गुट और कमला वर्मा जी का गुट जो यमुनानगर से एमएलए थी, वो गुट बंसीलाल जी के साथ रहता था। रामविलास जी और जो दूसरे विधायक थे उनका गुट बंसीलाल जी से ये बात कितनी नाइतफाकी रखता था। कितनी सही है दलाल साहब के बीजेपी के कई सारे विधायक ये चाहते थे कि बंसीलाल से जो है वो समझौता ना टूटे या बंसीलाल की सरकार जो वो ना गिराई जाए, वो उनके सपोर्ट में थे। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कमला वर्मा, सीताराम सिंगला हालांकि विधायक नहीं थे, लेकिन और जो बीजेपी के कई विधायक थे वो चाहते थे कि बंसीलाल जी की सरकार को ही बनाए रखना प्रदेश के हित में है। लेकिन उस वक्त जो मतभेद बहुत ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुके थे,
उनके चलते वो बात नहीं बनी और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में चौधरी बंसीलाल जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का काम किया और उसके बाद बंसीलाल जी की पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन किया। कांग्रेस समर्थन करने के बाद कांग्रेस ने भी अपना समर्थन वापस लिया और फिर ये नौबत जो चौटाला जी के मुख्यमंत्री, सपनों में भी कोई नहीं सोच सकता था कि ओम प्रकाश चौटाला जी उन दिनों मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी फूट की वजह से, हमारे आपसी मतभेदों की वजह से चौटाला जी मुख्यमंत्री बने और फिर उनसे भी टकराव हुआ। जैसा आपने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनने में फिर अंत में मैंने भी अपनी सहमति दी थी, लेकिन 2 दिन के बाद ही और जब चौटाला जी ने अपनी नापसंदगी मेरे प्रति जाहिर करना शुरू की तो 15-20 दिन में ही हमारा उनका जग जाहिर विरोध लोगों के सामने आ गया था। वो पलवल आए थे और पलवल खुली जनसभा में उन्होंने ये ऐलान किया था कि भाई ये करंदलाल मुख्यमंत्री बनना चाहता था, मैंने उसको धूल चटाने का काम किया है और अब मैं यहाँ के लोगों से अपील करता हूँ कि अब विधानसभा का चुनाव आएगा, ये लड़ेगा चुनाव, तो इसे आप लोग भी धूल चटाने का काम करना। और मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। इस धूल चटाने वाली बात को हमारे इलाके की 36 बिरादरी ने, खुद चौटाला जी के वर्कर्स ने भी नापसंद किया था कि करंदलाल के बारे में धूल चटाने की बात कहना लोगों को बहुत आखिरी थी। और फिर उन्होंने मुझे बीजेपी का टिकट नहीं लेने दिया चौटाला जी ने। मैंने जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है उनको संगठित करके हरियाणा में फिर मैंने चुनाव लड़ा। मैं स्वयं लड़ा था, 2 कैंडिडेट मैंने और खड़े किए थे, लेकिन मैं अकेला ही चुनाव जीत सका। उसके बाद आपको ये लगा कि इस पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है और आप देखते ही देखते 2005 में कांग्रेस में आ गए। उस एंट्री में किसकी भागीदारी थी? जो वर्ष 2005 से पहले, क्योंकि 2004 में ही चौटाला जी ने विधानसभा से हमारी सदस्यता रद्द करवाई और सदस्यता रद्द करवाने के उपरांत फिर हमने सभी इलाके के लोगों ने ये कहा कि भाई अब हमें किसी न किसी पार्टी में जाना चाहिए। तो इलाके के सभी कार्यकर्ताओं की सलाह लेकर के फिर हमने कांग्रेस में जाने का फैसला किया। उन दिनों चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो विधायक दल के नेता थे। तो चौधरी भजनलाल जी ने और हुड्डा जी की भी सहमति थी, मुझे कांग्रेस में शामिल किया और शामिल करने के बाद उस वक्त एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी चौटाला जी के मिसरूल के गलत कामों की जांच करने के लिए, और उस कमेटी में सबसे ज्यादा हिस्सा मैंने लिया था और उस कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही चौटाला जी के खिलाफ वो मुकदमे बने। चौटाला जी के जेल तक जाना पड़ा, उनके बच्चों के ऊपर बने और ये सारी इस तरीके से बातें हरियाणा में होती रही। ये सारे नतीजे अच्छे थे, देखते ही देखते आपकी सरकार 2009 में भी रिपीट की, आप चुनाव हार गए, उसकी क्या वजह थी? 2009 में चुनाव हारने की वजह कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं 8 चुनाव लड़ा हूं। हर चुनाव में मेरा वोट परसेंटेज पिछले चुनाव से ज्यादा रहा है। और क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं बहुत बेबाक तरीके से राजनीति की है, तो मैंने पलवल को जिला बनवाया। तो यहाँ हमारे इलाके के कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स ने नाजायज कॉलोनियां काटने का काम शुरू किया, जिसका मैंने विरोध किया और नाजायज कॉलोनी काटने के रोकने के एवज में काफी लोग मेरे खिलाफ हो गए और मैं थोड़े से मतों से 2009 का चुनाव हारा। लोगों के प्यार में मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं रही। कहीं ना कहीं गलती मैं ही करता हूँ और मेरी ही गलती मेरा नुकसान करती है, लेकिन उस गलती को फिर आपने 2014 में सुधार लिया और आप चुनाव जीत गए। वो इलाके ने ही, जैसा मैंने बताया कि हर चुनाव में मेरा वोट बढ़ता है
तो 2014 में इलाके के लोगों का मुझे फिर से भरोसा मिला, मैं चुनाव जीता, लेकिन क्योंकि विपक्ष में था तो इसलिए फिर लोगों की उम्मीदों पर ज्यादा खरा नहीं उतर सका। अब नई पीढ़ी हर चुने हुए नुमाइंदे से ये उम्मीद करती है कि नौकरियां, तरक्की और शासन में जो भी हिस्सेदारी है वो उनको मिले। लेकिन विपक्ष में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विपक्ष में रह करके आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकते। तो 2014 से 2019 तक मैं लोगों के काम ज्यादा नहीं आया। तो 2019 में जो चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव में फिर हारा। हाँ, लेकिन वोट आपको काफी आए थे, 38.2% वोट आए, 61,000 के करीब आपको। जी, मैंने पहले भी कहा है कि मैं इस हरियाणा में अपनी इस उम्र में सबसे कम उम्र में 5 दफा विधायक बना हूं। आज तक मेरी उम्र में लगातार एक दफा को छोड़ के इस उम्र में 5 दफा विधायक कोई नहीं बना। जो 5 दफा विधायक बनते हैं वो तकरीबन 70 की उम्र को पार कर जाते हैं। और मैं आज भी 5 दफा विधायक बन करके औरों के मुकाबले उनकी उम्र से अभी भी 70 के हुए नहीं आप? जी नहीं, अभी जो मेरा जन्म है वो हॉस्पिटल रिकॉर्ड के मुताबिक और असलियत में वर्ष 1959 है, लेकिन जो मेरे विधानसभा के कागजों में या मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कागजों में वो 1957 है। इन दोनों रिकॉर्ड में आप फिर भी 70 के नहीं हुए। हाँ, तो भी मैं अभी 70 का नहीं हुआ हूँ, लेकिन हरियाणा में 5 दफा विधायक मेरी उम्र में कोई नहीं बना। 2024 में कांग्रेस की दलाल साहब पूरी लहर थी, आपने टिकट मिलने से पहले ही पर्चा भर दिया, पूरा हल्ला गुल्ला था, लेकिन वो चुनाव भी हार गए आप। उसकी क्या वजह है? उसकी जो वजह है यादव साहब, वो पहली दफा हमने हरियाणा में, देश में ऐसा देखा है कि जो पार्टी मौजूदा मुख्यमंत्री को बदल देती है, इतनी पार्टी की बदनामी, खट्टर जी को उन्होंने बदला जी। बीजेपी से इतने लोग नाराज थे कि आपने देखा होगा 2024 में लोकसभा के चुनाव में ना हमारा संगठन था, ना हमारे पास साधन थे, लोगों ने 5 हमारे सांसद जिताए। और 2024 में तो एक लहर कांग्रेस पार्टी की चल रही थी पूरे हरियाणा के अंदर। कांग्रेस में आपस में मतभेद थे, कांग्रेस में आपस में मनमुटाव था, लड़ाई थी। लेकिन अब की दफा मैंने देखा कि हरियाणा की 36 बिरादरी जो कांग्रेस में नहीं है वो भी कांग्रेस की सरकार बनाने में लगे हुए, और बहुत बड़ी आंधी कांग्रेस की हरियाणा में दिखाई देती थी। ये मेरा 8वां चुनाव था, मैंने ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा जो ये चुनाव मैंने देखा है। हर वर्ग, नौजवान, हर बिरादरी ने गले लगा करके साथ दिया। लेकिन अब की दफा हरियाणा में बीजेपी ने तंत्र के दम पर ईवीएम का दुरुपयोग करके, और सरकारी अधिकारियों का इतना दुरुपयोग मैंने कभी नहीं देखा। एसपी, डीसी वो सरकार के इशारों पर कांग्रेस के लोगों पर झूठे मुकदमे बना रहे थे, लोगों को डरा रहे थे, वोट मांग रहे थे, दबाव बना रहे थे। मेरा काउंटिंग डे से पहली रात को मेरा जो स्ट्रांग रूम था उसकी बिजली पूरे 38 मिनट गायब रही, और वो स्क्रीन से हटा दिया गया। पता नहीं उसमें क्या इन्होंने हमारे डब्बों के साथ धोखा किया, और जो सपनों में भी नजर नहीं आता था, अब की दफा इन्होंने 28 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को टारगेट किया। सारे हरियाणा की ईवीएम में गड़बड़ नहीं की गई थी, इन्होंने चुन करके, और खास करके जो शहरी इलाके उनमें चयनित करके, और कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवारों को जबरन हराया गया। और आप देख रहे होंगे पहली दफा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इतने इलेक्शन पिटीशन डाले गए हैं, इलेक्शन पिटीशन पे कार्रवाई हो रही है। उसमें कांग्रेस वाले के साथ साथ बीजेपी वाले भी हैं, और हाँ, उसमें 1-2 बीजेपी के दलाल वगैरह भी हैं। हाँ, 1-2 बीजेपी के भी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पिटीशन डाले हैं, क्योंकि इसमें बीजेपी का तो कोई जीतना ही नहीं था, आंधी कांग्रेस की थी, लोग कांग्रेस के हक में थे।
लेकिन मशीनों से, तंत्र से हराने के बाद बीजेपी ने मीडिया का सहारा लेकर के एक ऐसा माहौल हरियाणा के लोगों को दिखाने का प्रयास किया। भी कांग्रेस में तो फूट थी, कांग्रेस में जाट नॉन जाट था, कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र जी का अलग गुट था, शैलजा जी का अलग गुट था, कांग्रेस के अंदर ये कमी थी। और मैं मानता हूं कांग्रेस की हिमालय पर्वत जैसी कमियां थी, गलतियां थी, लेकिन अब की दफा कांग्रेस से ज्यादा हरियाणा के लोग चुनाव लड़ रहे। हर बिरादरी कांग्रेस का समर्थन कर रही थी। कांग्रेस हमारी बननी थी और ये लोग हमारी बनी हुई सरकार को छीन करके बीजेपी ने। दलाल सर, ये जो सरकार नहीं आई, अब कांग्रेस के प्रति जो भी गठबंधन को लेके, संगठन को लेके जिस तरह की बातें उठती रही, 11 साल से जो है संगठन नहीं था, आपके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस ही कहती है, बड़ा विकराल रूप आप भी कह रहे हैं कि हमारे फेवर में था। वो माहौल कांग्रेस ने आवाज उठा के, आम आदमी की आवाज उठा के, या पार्लियामेंट में या सदन में आपके 5 सांसद भी थे, उस तरीके से बना, या सच ये है कि अग्निवीर में जवान ने लटकाए, पहलवान ने लटकाए, किसान ने लटकाए, और फिर उन्होंने अपॉर्चुनिटी के रूप में कांग्रेस को देखा और तब जाके वो माहौल कांग्रेस के फेवर में बना। अगर कांग्रेस पहले से संगठनात्मक रूप से मेहनत करती तो आज नतीजे कुछ और होते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी थी, आपसी मनमुटाव थे, मतभेद थे, वो नहीं होने चाहिए थे। जो कांग्रेस के नेताओं ने टिकट वितरण में जो इतनी देरी की, इतने हजारों उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे थे और टिकटों का ऐलान नॉमिनेशन वाले दिन हुआ, तो उसमें जो लड़ने वाले उम्मीदवार हैं तैयारी पूरी नहीं कर पाए, और जो ईवीएम में इन्होंने तमाशा किया उसकी तरफ ध्यान ना जा करके लोग टिकटों के इंतजार में बैठे रहे, और बीजेपी को ये सारा इस चीज का फायदा हुआ। कमी थी कि बागियों को नहीं मनाया गया। वो सारी जो कमियां और गलतियां हैं उनको मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमें बेहद अफसोस है कि जो हमारे कार्यकर्ता, जिन लोगों ने हमें वोट दिया, जिन लोगों ने हमारी वजह से बीजेपी से दुश्मनी ली, बीजेपी की बुराई ली, पैसों से, भीड़ से, साधनों से हमारा इतना साथ दिया, और आज जीते हुए चुनाव को जो हम हारे हैं, हमसे कहीं ज्यादा दुख हमारे कार्यकर्ताओं को है, इलाके के लोगों को है। और आज बीजेपी की इस जीत से जो कर्मचारी हैं, किसान, मजदूर हैं, नौजवान हैं, और हरियाणा में जितने भी जागरूक लोग हैं, वो बहुत ज्यादा मायूस हुए हैं। और उसकी मायूसी आपने देखी होगी कि ये जो नगर निगम, नगर परिषदों के चुनाव हुए, उसमें लोगों ने वोट डालने तक का भी मन नहीं उनका हुआ। भाजपा फिर से जीत गई। हाँ, तो वो तो पोल परसेंटेज बहुत कम था। लेकिन कहते हैं कि पोलिंग में परसेंटेज कम हो तो रूलिंग पार्टी के खिलाफ जाता है, लेकिन ये पहली बार उल्टा हो गया। ये जो हुआ है, बीजेपी ने जानबूझ करके विधानसभा के ईवीएम से जीते हुए चुनाव पर मोहर लगाने के लिए, और ये इन्होंने नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव कराए। क्योंकि कांग्रेस आज भी न संगठन है, न कांग्रेस की अभी गुटबाजी खत्म हुई है, और क्योंकि नगर निगम, नगर निकाय चुनाव में लोग सरकार को देखते हैं, लोगों के स्थानीय मुद्दे होते हैं, तो उन चीजों का फायदा उठा करके, और इस चुनाव में भी इन्होंने जैसे वीवीपैट नहीं लगाया मशीनों के, ईवीएम के साथ, एक दिन पहले जहां भी इनके विरोधी ताकतवर थे, निकाय चुनावों में उनके पोलिंग स्टेशन बदल देते थे। 3-3 इन्होंने वोटर लिस्ट जारी की, ना लोगों घरों में पर्चियां भेजी, सरकार का पूरा दुरुपयोग किया, और ये चुनाव जीत करके इन्होंने विधानसभा की गई अपनी बेईमानियों को छुपाने का ये प्रयास किया है। करण दलाल जी ने ये एक्सेप्ट किया कि किस तरह से कांग्रेस में नाकामियां रही, खामियां रही, और जिस बेबाकी से ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं, वो अपनी भी कमियां, अपनी पार्टी की कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, और ये किसी भी नेता की एक बड़ी जो है खूबी मानी जाती है। सर, ये तो था आपका राजनीतिक सफर, लेकिन आपके बयानों से आप काफी मशहूर हैं, काफी चर्चा में रहते हैं। आपका एक बयान था जब आप विधायक थे
आपने कहा कि करण दलाल ने कहा व्यापारियों को लेकर कि वो सदा खून चूसने का काम करते हैं, व्यापारी वर्ग का इसमें मजाक उड़ाया गया, लगता है कि उससे नाराजगी पैदा हुई आपके प्रति? नहीं, वो जो ट्रिक बीजेपी ये झूठे वीडियो बनाने में इस्तेमाल करती है, वो ये था जो मैंने कहा था, वो अंबानी और अडानी के लिए कहा था, ना कि अब जो छोटे व्यापारी, ये तो हमारे भाई हैं। छोटे व्यापारी खुद बीजेपी की सरकार में पीड़ित हैं, वो इतने मायूस हैं, इतने उदास हैं कि उनके धंधे चौपट हो चुके हैं। तो ये उन व्यापारियों के लिए नहीं कहा था जो हरियाणा के, ये अंबानी और अडानी या जो बहुत बड़े बड़े जो व्यापारी हैं जो देश के हितों को पर कुठाराघात कर रहे हैं, ये उनके लिए ये बात कही गई। 2024 में जब आपने नॉमिनेशन किया तब आपको टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन आप इतने श्योर थे कि टिकट आपको ही मिलना है और बिना टिकट के नॉमिनेशन कर दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने हमेशा बेबाक राजनीति की है और मुझे ये सौभाग्य है कि पार्टी सर्वोच्च होती है, लेकिन मुझे हमेशा अपने इलाके के लोगों पर भरोसा रहा है और इलाके की नुमाइंदगी करते करते ये आत्मविश्वास इस इलाके के लोगों ने मुझे दिया है, जो भी काम करना है वो सार्वजनिक तौर से करें। मैं कभी मोहताज नहीं रहा, ना मैंने कभी किसी का आगे सिवाय अपने इलाके के लोगों के, मैं नेताओं के सामने कभी मैंने गिड़गिड़ाने का काम नहीं किया। अपने इलाके के वर्चस्व को बनाने का काम किया। अपने इलाके के साथ साथ मैंने हमेशा हरियाणा की राजनीति की बात की, हरियाणा के हर समुदाय को का भला हो, वो मैंने काम किए। यही वजह है कि हरियाणा में HCS का जो गलत सिलेक्शन चौटाला जी और भाजपा के राज में हुआ था, उस लड़ाई को मैं आज तक लड़ रहा हूँ। हाँ, आपने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है, क्या है वो पूरा मामला? वो सारा मामला ये है कि बीजेपी और चौटाला जी का जब राज था तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों को और चहेते लोगों को HCS में गैर कानूनी तरीके से भर्ती किया और जो काबिल बच्चे थे उनके हकों को छीन करके नाकाबिल लोगों को देने का काम किया। मैंने उस चुनौती को हाई कोर्ट में चुनौती दी और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि पूरे देश में ये लड़ाई मैंने लड़ी है और आज भी मैं लड़ रहा हूँ। आपने हाल ही में एक राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति जी को चिट्ठी इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि बीजेपी की सरकार एक तरफ तो उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है कि तुम्हारा सिलेक्शन गलत हुआ है, और वही सरकार उनको IAS बनाने के लिए चिट्ठी लिख करके दे रही है। तो मैंने उसका विरोध किया कि इनका जो चुनौती, इनके सिलेक्शन को चुनौती हाई कोर्ट में मिली हुई है, वहां इनकी की हुई धांधलियां कोर्ट के सामने उजागर हुई हैं। सरकार ने इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। सरकार ने उस वक्त जो बांगड़ और दूसरे सदस्य चेयरमैन थे उनको हटाने का काम किया है। तो इनका IAS में सिलेक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक इनके ऊपर लगे आरोपों का फैसला ना हो। बात यह है कि आपने जब दूसरों पे पत्थर उछाले तो इस गवर्नमेंट ने आपके घर ED इनकम टैक्स भेज दिया, उसे कैसे देखते हैं? बीजेपी में कमजोर जो अभी तक नेतृत्व रहे हैं, ये केवल सरकार और सरकार के अधिकारियों का डर बना करके, जो संवैधानिक जो हमारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके, IB, CBI, ED, इनकम टैक्स, पुलिस, उनका दुरुपयोग करके ही ये दूसरों के हौसले गिराना चाहते हैं। मेरे ऊपर जो इन्होंने इनकम टैक्स की रेड की, जो और एजेंसियों ने मेरे ऊपर जो नाजायज दबाव बनाया, और मैंने उन सब का मुकाबला किया और मुझे इस बात की आत्मविश्वास से मैं लबालब हूं कि इनकी किसी गीदड़ भभकी में, इनकी किसी धौंस दपट में मैं आज तक नहीं आया, और आगे भी ये कितने ही हथकंडे अपनाएं। आज भी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मुझे कांग्रेस ने चेयरमैन बनाया है, उसमें मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि किस तरीके से इन्होंने हरियाणा विधानसभा के चुनाव को हैक किया है, किस तरीके से इन्होंने 28 विधानसभा में EVM और अधिकारियों की मदद से हारा हुआ बीजेपी के चुनाव को जीत में बदलने का काम किया है। इसी तरीके से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जो चुनाव याचिका है उसमें इनका पर्दाफाश किया है कि किस तरीके से धर्म और भगवान तक का नाम लेकर के इन्होंने लोगों को
वोट मांगने का काम किया, जो कि असंवैधानिक है, और उसकी सुनवाई आज पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में चल रही है। मुझे अदालत के निर्णय पर पूरा भरोसा है कि जो संविधान की धज्जियां भाजपा उड़ाने में लगी हुई है, इस देश की अदालतें संविधान की मर्यादाओं को कायम करने का काम करेंगी और हमारे साथ न्याय करेंगी। अभय चौटाला और कर्ण दलाल दोनों विधायकों में गाली गलौज का एक मामला सामने आया था, जिसमें जूते तक निकाल लिए गए थे, और इसमें विधानसभा अध्यक्ष ने दलाल साहब को 1 साल के लिए विधानसभा से सस्पेंड कर दिया। जो चौटाला जी के परिवार के लोगों के साथ विधानसभा में 25 साल हमारा टकराव मुद्दों के ऊपर बना रहा है, और आप सही कह रहे हैं कि एक दफा ऐसी भी नौबत आई कि हम दोनों ने एक दूसरे पर जूतियां तक उठाने का काम किया, जो कि गलत है। ना उसे करना चाहिए था और ना मुझे करना चाहिए था। लेकिन हरियाणा की इस राजनीति में, जैसा मैंने पहले कहा, कि कुछ नेता अपने आप को सामान्य लोगों से ऊपर मानते हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ी हैसियत के लोग मानते हैं और औरों को बहुत ही निम्न दर्जे का और कमजोर इलाकों का नुमाइंदा कह करके उनको बेइज्जत करते हैं। तो चौटाला जी के हमारे साथ इन चीजों पर पूरा विरोध रहा है। हालांकि कोई निजी लड़ाई नहीं है, अब चौटाला जी इस दुनिया में नहीं रहे, हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं है, लेकिन मुद्दों के ऊपर लड़ाई पीछे भी रही है और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी रहेगी। लेकिन आप उस निलंबन से इतना क्षुब्ध हो गए कि आपने यहाँ तक कह दिया हरियाणा प्रदेश जो है देश का सबसे कलंकित राज्य है, जिसको लेके काफी बाद में सभी दलों ने हंगामा भी किया। हाँ, क्योंकि आप चुने हुए नुमाइंदे को 1 वर्ष के लिए निलंबित नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार का सबसे जो एक बड़ा इनका गलत काम है वो ये है कि ये देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को समाप्त करना चाहती है और संविधान की मान्यताओं को कहीं भी मानने के लिए राजी नहीं होती है। तो इस तरह की बातें जब आती है तो मन दुखी होकर के इन बातों को कहता है कि हरियाणा जैसे प्रदेश में उल्टा इन्हें तो हमारे जैसे विधायकों का सम्मान करना चाहिए। बिना विपक्ष के विधानसभा में सरकार काम नहीं कर सकती। विपक्ष अगर मजबूत होगा और सही बातें कहने वाला होगा तो उसमें सरकार का भी फायदा होता है, और ये जो गलत काम करते हैं उन गलत बातों को रोकने का मौका मिलता है। लेकिन हरियाणा में एक चापलूसों की एक श्रेणी अलग से बनी हुई है, तो मैं उस श्रेणी से बाहर हूं। मैंने पहले भी विरोध किया है, आज चाहे मैं विधायक नहीं हूं, मैं आज भी विरोध करता हूं। चापलूस जो है वो बीजेपी में है या कांग्रेस में भी कुछ है? वो कांग्रेस और बीजेपी लोकदल सब में होते हैं, और यही हरियाणा का दुर्भाग्य है कि लोग हमें चुन करके हर बिरादरी एक विचारधारा के तहत भेजती है कि ये इलाके की प्रदेश की लड़ाई लड़ेंगे, और वहां जाकर के जो विधायक हैं कोई टिकटों के लालच में, कोई पद पाने के लालच में, वो अपने अपने नेताओं की चापलूसी में उतर जाते हैं। उससे प्रदेश का अहित होता है, उनके अपने इलाके का हित होता है, बल्कि उनका भी अहित होता है। और मेरे इलाके के लोगों ने मुझे इतना कमजोर कभी नहीं होने दिया। लोगों ने मेरा साथ दिया, लोग आज भी मेरा साथ दे रहे हैं, और मैं हरियाणा के अंदर एक अलग किस्म की राजनीति, किसी भी दल में रहूं या ना रहूं, अलग किस्म की राजनीति जो एक बेबाक बातों के लिए, जो लोगों की सही समस्याओं को उजागर करने के लिए और किसी भी दल की गलत नीतियों को लोगों के सामने रखने के लिए ये प्रयास पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन आपने अपनी बयानबाजी से मोदी जी को भी नहीं छोड़ा। राम मंदिर के उद्घाटन में आपने कहा कि वो उद्घाटन तो करते लेकिन अपनी पत्नी को साथ लेके करते तो अच्छा होता, वहां भी एडवाइस दी। ये जो बातें थी देश में उस वक्त चली थी कि जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें पुरुष और महिला, अगर शादीशुदा पुरुष है तो महिला को स्थान एक बहुत उच्च दर्जे का हमारे हिंदू संस्कारों ने दिया है, जो वहां नजर नहीं आता था। तो ये कहना हमारा फर्ज बनता है। सही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कहीं भी कोई बात है और इतना बड़ा काम होने जा रहा है, तो कम से कम जब हिंदुओं की बात हो रही है तो हिंदू मर्यादाओं का भी ख्याल रखना चाहिए।
तो ये बात कहना हमारा फर्ज था, हमने कहा, जो कि गलत भी नहीं थी। मैं तो आज भी कह रहा हूँ। 2014 में जब आप विधायक थे और कैप्टन अभिमन्यु मंत्री थे, उनसे भी आपका टकराव हुआ, और यदि उस टकराव की वजह बताएं तो आपने कहा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कंपनियों से 30% कमीशन मिलने और ये पैसा मंत्रिमंडल की जेब में जाता है, इस तरह के गंभीर आरोप आपके थे। जी, मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि रेवाड़ी, पलवल, मेवात, गुड़गांवा, हिसार, भिवानी और एक दो और जिलों का जो अभी पिछले साल यानी 23-24 का जो वर्ष था, उसमें जो कपास की खड़ी हुई फसल का नुकसान हुआ है और जो फसल बीमा योजना को 1500 करोड़ रुपया इन जिलों को देना था, बीजेपी की सरकार में अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों को वो पैसे ना दे करके वो जो इंश्योरेंस कंपनी को लाभ दिया गया है। किसान आज भी हकदार हैं। फसल बीमा योजना में हमेशा बीजेपी की सरकार ने किसानों का नुकसान किया है और जो हक किसानों का बना वो फसल बीमा योजना में कभी भी बीजेपी की सरकार लोगों तक नहीं पहुंचाने में सफल रही। 2014 के बाद आप 19 का चुनाव हार गए और 24 का हार गए। 24 के चुनाव में एक और गंभीर आरोप करण दलाल पे लगा, जो आपके अपोजिशन में बीजेपी लीडर जीते हैं गौरव गौतम, उनका ये आरोप था उनके जो समर्थकों का कि जो कई समर्थकों पे गोली चलवाई। जो आदमी इंजर्ड हुआ उसने कहा कि मुझे कई दिनों से धमकियां मिल रही थी और करण दलाल जो है बाहुबली नेता है, उन्होंने मुझ पे गोलियां चलवाई। ये क्या सच था? पूरा एपिसोड क्या था ये? नहीं, उसमें मेरा तो कहीं कोई नाम नहीं है, लेकिन यहाँ जो डीसी और एसपी लगाए गए वो इसलिए लगाए गए थे कि झूठे मुकदमे दर्ज करने हैं, झूठा माहौल बनाना है। आपने कॉन्फ्रेंस भी की थी उसको? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया, मैंने अपने इलेक्शन पिटीशन में भी लिखा है। और पुलिस को भी इस बात का अच्छी तरह से पता था कि इस तरह के झगड़ों में मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस तरह की झूठे प्रचार, दुष्प्रचार करना बीजेपी की आदत है और लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने इस तरह की हरकतें की। ऐसी असलियत में न तब कोई बात थी ना आज कोई बात। चौटाला साहब इस दुनिया में नहीं रहे, परिवार अब भी है, दो गुट बन गए, दुष्यंत चौटाला अलग है, अभी चौटाला अलग है। अब कहीं मधुरता संबंधों में है या वही तलवारें खींची हुई है? देखिए, एक तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जैसा मर्द मुख्यमंत्री शायद ही अब इस हरियाणा में कभी मिलेगा। ठीक है, हर इंसान में कमियां होती हैं, गलत बातें भी होती हैं, अच्छाई भी होती हैं, लेकिन राजनीति के कई उनके पहलू, शासन चलाने के, जो सख्ती का मिजाज उनका हुआ करता था और उनकी सख्ती की वजह से जो हरियाणा के खजाने को जो लाभ हुआ, जो कभी नहीं हो सकता था, तो वो चौटाला जी का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर हरियाणा में वैट को लागू करना, हरियाणा में लोकल एरिया डेवलपमेंट टैक्स को लागू करना, ये उन्हीं की हिम्मत थी और उससे सरकार के खजाने को बहुत बड़ा फायदा हुआ। उनकी जो कमियां थी वो कमियां भी जग जाहिर हैं और उन कमियों का हमने विरोध किया, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी जैसा निर्भीक और एक जीवन के अंतिम दिनों तक इतनी मेहनत और इतना साहस रखना, ये बिरले लोगों को ही नसीब होता है। रहा उनके बच्चों का, हमारा उनका कोई झगड़ा नहीं, कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं। खून के रिश्तों में हमारा उनका गोत एक है, हमारा उनका गोत भी एक है, लेकिन पहले भी विचारों की वजह से हमारे उनके विरोध होते रहे। आगे अगर उनके विचारों में हमारे विचारों में इस तरह का फर्क नहीं आया तो हमारा कोई विरोध नहीं है। सन 2000 में जब चौटाला साहब ने आपकी टिकट कटवाई, तब आपने एक नारा दिया, वो भी शायद आपको सूटेबल हो गया और आपको चुनाव जीत गए, और वो नारा था तीनों लालों का अपना लाल, करण दलाल, करण दलाल। नहीं, उस वक्त एक नारा लगता था कि जिससे डरते तीनों लाल उसका नाम है करण दलाल, ये नारा लगा। तो वो डर अभी तक कायम है? नहीं, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा वोट बैंक तो हर बार चुनाव में बढ़ रहा है, मेरा वोट बैंक तो घटा नहीं, चाहे मैं चुनाव हार जाता हूं, क्योंकि मुझे हराने के लिए सभी राजनीतिक दल और सभी हमारे विरोधी एक हो जाते हैं। लेकिन मेरा वोट प्रतिशत और वोट जो नंबर है वो, जैसे आपने कहा कि 2019 में 61,000 था,
तो अब की दफा 75,600 था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो लोगों का साथ जो मुझे मिल रहा है, तो मैं विधायक बनूं ना बनूं, लेकिन लोगों की लड़ाई को लड़ना मेरा फर्ज है और ये लड़ाई लड़ना जारी रहेगा। और ना केवल अपने इलाके के लिए, मैं तो पूरे हरियाणा के जो भी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर बात करता हूँ। करण दलाल की एक ऐसी जो है छवि क्यों बना दी गई कि वो जो है बहुत गुस्सेल है, बाहुबली टाइप है, या वो ना सुनना जो है उनके कानों को पसंद नहीं है? जो अधिकारी यहाँ आते थे, अगर वो करण दलाल के फोन पर किसी बात को ना कहते हैं तो वो एक्शन और रिएक्शन के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह का सिनेरियो किन लोगों ने बनाया, या वास्तविक स्थिति यही है? नहीं, उसका अब ये तो जो मेरे विरोधी है वो कहते हैं, लेकिन उसका कारण ये हो सकता है कि हरियाणा में जितने भी बदनाम अफसर रहे उनसे मेरा टकराव हुआ, जितने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे उनसे मेरा टकराव रहा, जितने हरियाणा के राजनीतिक दलों में जितने भी अपने यहाँ मन रखने वाले जो लोग थे, उन तकरीबन सबसे दो दो हाथ मेरे हुए हैं। अब इसे कोई बाहुबली कहे, या इसे कोई निर्भीक कहे, या इसे कोई लोगों का नुमाइंदा कहे, लोगों की मर्जी है। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे इलाके के लोगों को मेरे नाम से शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके समधी हैं, और वाजिब सी बात है, जब रिश्तेदारी हो तो उनका फेवर करना, उनके लिए डिफेंसिव होना, वो लाजमी है। अक्सर कहावत है कि मैं अकेला चला था, कारवा जुड़ गया। यहाँ कारवा था, वो अकेले बच गए थे। 2014 तक राव इंदरजीत चले गए थे, अरविंद शर्मा चले गए थे, रमेश कौशिक चले गए थे, अवतार सिंह बढ़ाना चले गए थे, चौधरी वीरेंद्र चले गए थे, और अशोक तंवर चले गए। क्या ऐसी नौबत आ गई कि ये सारे लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे उंगली उठा उठा के और पार्टी को छोड़ गए? ये हर किसी व्यक्ति का राजनीति करने का अपना तरीका है। हुड्डा साहब हरियाणा में 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके अंदर भी अच्छाइयां भी थी, उनकी कुछ कमजोरियां भी थी। अब 10 साल लगातार मुख्यमंत्री बनने वाले हुड्डा साहब पहले व्यक्ति थे हरियाणा में, उन्हें लगातार 10 साल कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। जहां तक मेरा सवाल है, हुड्डा जी के साथ रिश्तेदारी होने से पहले भी मेरा विधानसभा में टकराव होता था। मुख्यमंत्री और रिश्तेदारी के बाद भी मेरा उनका टकराव हो जाता है, ये सारी पार्टी को पता है। और आपको जो लोकसभा में चुनाव, मेरा टिकट तकरीबन तय था, मुझे टिकट नहीं मिला, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। विधानसभा का भी जो आपने कहा, मेरा टिकट सबसे आखिर में घोषणा की गई। लेकिन इस बार समधी साहब ये कह गए थे पलवल में आके कि आप करण दलाल का ख्याल रखना, मैं पूरे पलवल का ख्याल रखूंगा। ये जिस दिन मेरा नॉमिनेशन था उस दिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। ये बात उन्होंने जो कही थी वो जब इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ था। मैं आपको राजनीति की महिमा बता रहा हूं कि लोग रिश्तेदारी को देख करके ही समझ लेते हैं कि रिश्तेदार का तो पता नहीं क्या क्या भला होने जा रहा है, जबकि रिश्तेदारियों में तो राजनीति में ज्यादातर नुकसान की संभावना रहती है। रिश्तेदारी की वजह से नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। तो ये घाटे का सौदा रहा नहीं, मुझे इस चीज का तो बच्चों के भाग्य से रिश्ता हुआ है, मुझे रिश्ते के ऊपर गर्व है, मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन वो अपनी राजनीति करते हैं, मैं अपनी राजनीति करता हूँ। रिश्तेदारी का ये मतलब नहीं है कि मैं हुड्डा जी के लिए अपने इलाके के हितों को छोड़ दूंगा, या मैं उनकी रिश्तेदारी के रहते अपनी राजनीतिक सोच को बदल दूंगा। ये बात वो संभव नहीं है। टकराना आपके स्वभाव में, वो स्वभाव में है, चाहे वो कोई भी हो। मैं हुड्डा जी का भी विरोध करता हूं। नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है जी उसमें, लेकिन रिश्तेदारी एक अलग चीज। तो ये थे करण दलाल। इनसे एक अंतिम सवाल और है, बस फिर चलते चलते सभी से विदा लेंगे। और बहुत ही बेबाकी से, जिस तरह से वो विधानसभा और पब्लिक में बोलते हैं, वो उसी तरीके से हमें बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। और अच्छी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने, जब हम इस इंटरव्यू को करने आए थे, तो ये बिल्कुल भी नहीं पूछा कि हम इनसे क्या पूछने वाले हैं। सर, एक अंतिम सवाल, यहाँ के सेटिंग, भाजपा के विधायक और मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के खिलाफ आपने एक कोर्ट केस चलाया हुआ है, और इसमें लगातार जो है तारीखें चल रही है। पीछे भी मीडिया में पढ़ने को आया तो लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, वो याचिका मैंने जो दायर की
क्योंकि देश में हर चीज से बड़ा इस देश का संविधान है। संविधान ये इजाजत नहीं देता कि चुनाव में लड़ने वाले कोई भी उम्मीदवार जाति या धर्म का नाम ले ले। और मुझे अफसोस है कि इसमें हमारे चुनाव में बीजेपी ने, और खास करके पलवल में, भगवान का नाम लेकर के लोगों से कस्में उठाई गई। खाटू श्याम जी का नाम लेकर के, कहीं जैन साहब के भगवान जैन जो थे उनका नाम लेकर के, कहीं हिंदू बन करके उन्होंने कस्में उठाई और लोगों को मजबूर किया, संविधान की मर्यादाओं को कुचलने का काम किया। तो हम इस देश के नागरिक हैं, हमें संविधान को बचाना है। तो पहली दफा मैंने याचिका दायर की है और उस याचिका में मुझे इस बात का दुख जरूर है कि भगवान का नाम लेने वाले उम्मीदवार, लोगों को भगवान की सौगंध दिलाने वाले उम्मीदवार आज हाईकोर्ट के सामने ही कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उल्टा मना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन क्योंकि मामला विचाराधीन हाईकोर्ट के है तो हमें उम्मीद है कि देश का संविधान रहेगा तो ये देश रहेगा। अगर देश के संविधान को हर आदमी ना मानने पर उतारू होगा तो ये देश लंबा नहीं चलेगा। इसलिए हम सबका फर्ज है कि हम देश के संविधान की पालना करें और संविधान के मुताबिक ही चुनाव या सरकार को चलाने का काम करें। तो जो धर्म और जाति और भगवान के नाम पर वोट मांगे गए वो संवैधानिक तरीका था, और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में संविधान की धाराओं के मुताबिक चुनाव लड़ने का काम होना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से तथ्यों के आधार पे पूर्व मंत्री विधायक करण दलाल ने ये साफ कहा कि जो संविधान की मर्यादाएं हैं उनको भंग करने का यदि कोई काम करेगा तो वो अपनी आवाज इसी बेबाकी से उठाते रहेंगे, और वो आवाज नहीं सुनी गई तो उसके लिए वो अदालतों का दरवाजा भी खटखटाएंगे। हालांकि ये मामला बिल्कुल सर ने ठीक कहा कि विचाराधीन अदालत में है, इसलिए हमारी भी कोई टीका टिप्पणी इस पे ज्यादा वाजिब नहीं है। फिलहाल जो है हम इस कार्यक्रम के लिए आपसे इजाजत लेते हैं और फिर मिलते हैं नई किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।